I am DK Misra, Faculty of Biology from Bhagalpur. Today I am going to teach you about AIDS. Its full form is Acquired Immunodeficiency Syndrome. एक्चुअली यह जो रोग है एड्स का, यह कोई एक रोग का नाम नहीं है। जब कभी हमारा इम्यूनिटी समाप्त हो जाता है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार का रोग हो जाता है, यानी कोई भी पैथोजन, आइदर वायरस और बैक्टीरिया और स्पोर्स ऑफ फंगी, प्रोटोजोअन्स, एस्चेलमिन्थीज एटसेट्रा एटसेट्रा, यह हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो यह विभिन्न प्रकार का रोग उत्पन्न करेगा। और यह जो सिंड्रोम है हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को, यानी जो इसके अगेंस्ट, इस पैथोजन जो हमारे शरीर के अंदर जो भी जा रहा है, इसके अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस हमारे बॉडी का है उसको वह समाप्त कर देता है। तो हमें विभिन्न प्रकार का रोग हो जाएगा। तो शुरू में इस रोग का जब पता चला तो यह पता चला कि यह रिट्रोवायरस के द्वारा होता है। रिट्रोवायरस का अर्थ यह होता है कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में अगर डीएनए मौजूद नहीं हो, डीएनए की जगह पर आरएनए हो, जेनेटिक मटेरियल, तो उसे हम रिट्रोवायरस कहते हैं। और इस रिट्रोवायरस का नाम फ्रेंच साइंटिस्ट ने रखा लिम्फेडेमोपैथी एसोसिएटेड वायरस, यानी LAV। L फॉर लिम्फेडेमोपैथी, A फॉर एसोसिएटेड, V फॉर वायरस। लेकिन अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसे ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस 3 कहा। वायरस 3 यानी HCLV3। अब जो इंटरनेशनल कमिटी है टैक्सोनॉमी का, उन्होंने इसका नाम रखा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी HIV। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें इस वायरस का,
मॉडल ऑफ HIV। यहां पर जो इसका स्पाइक की तरह बाहर बाहर संरचना है, यह इसका ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। और यह लिपिड लेयर है, और इसके नीचे प्रोटीन का लेयर प्रेजेंट होता है। और अंदर की तरफ यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, और यह आरएनए है। चूंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए दो स्ट्रैंड इसके अंदर पाया जाता है, और दोनों के लिए एक अलग अलग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। जब कभी यह स्पाइक की सहायता से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो यह WBC, बी सेल, न्यूरॉन और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को इन्फेक्ट करता है। तो अब इन सभी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होस्ट के अंदर पाया जाता है, जिसे हम CD4 कहते हैं। यह CD4 प्रोटीन T4 सेल में पाया जाता है। T4 सेल एक टाइप है टी लिम्फोसाइट का। तो टी लिम्फोसाइट का जो T4 सेल है, इसके ऊपर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम CD4 कहते हैं। और इसका जो प्रोटीन लेयर है, इसमें एक विशेष प्रकार का, यानी वायरस में, एड्स के वायरस में, HIV में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम GP120 कहते हैं। इन दोनों के बीच बहुत अधिक एफिनिटी होता है, जिसके कारण यह एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, और यह वायरस हमारे शरीर के अंदर सेल को पेनिट्रेट कर उसके अंदर चला जाता है। और यह अंदर जाने के बाद मोस्टली किसमें, हमारा जो T4 सेल है, टी सेल है, तो टी सेल का क्या काम है, यह बी सेल को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए। अब यह एंटीबॉडी क्या है, तो जब कभी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो वह रिप्रोडक्शन के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिसे हम एंटीजन कहते हैं, एंड दैट आर टॉक्सिक इन नेचर। यह जो एंटीजन है, यह जहरीले स्वभाव का होता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमारा बॉडी का जो रेसिस्टेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वह भी प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू करता है, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। और यह एंटीबॉडी एंटीजन के प्रभाव को समाप्त कर देता है, और हम स्वस्थ रह जाते हैं। लेकिन अगर T4 सेल ही समाप्त हो जाए, तो बी सेल को कौन स्टिमुलेट करेगा, और यह बी सेल को भी इन्फेक्ट कर रहा, तो एंटीबॉडी का उत्पादन कौन करेगा। तो जब कभी एंटीजन का, यानी टॉक्सिक प्रोटीन का हमारे शरीर के अंदर पैथोजन सिंथेसिस करता है, तब इसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस के लिए अब यह बी सेल ही नहीं रहेगा, चूंकि उसको यह HIV वायरस इन्फेक्ट कर चुका होता है, तो अब हमारा बॉडी रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, और विभिन्न प्रकार का रोग हमको हो जाएगा। तो यह GP120 और CD4 के बीच एक विशेष प्रकार का एफिनिटी होता है, जिसके कारण यह वायरस हमारे शरीर के अंदर सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो सेल के अंदर अगर प्रवेश कर गया, मान लिया बी सेल के अंदर प्रवेश कर गया, या T4 सेल के अंदर प्रवेश कर गया, तो यह बी सेल को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा एंटीबॉडी के सिंथेसिस के लिए, और बी सेल एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं करेगा।
तो सेल के अंदर प्रवेश करने के बाद यहां पर हम कह रहे हैं इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए से डीएनए बना देता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए। यहां पर हम कह रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। इसका क्या अर्थ है, आरएनए से डीएनए बन रहा है। तो जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो यह वायरस का बनेगा और यह हमारे सेल के डीएनए के साथ एमेलगेमेट हो जाता है और फाइनली उसके नेचर को ही चेंज कर देता है। और यह अपनी संख्या इतनी अधिक बढ़ा लेगा सेल के अंदर कि वह सेल बस्ट कर जाता है और यह सारा का सारा बी सेल समाप्त हो जाएगा, यानी हमारा इम्यून सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मुख्य रूप से इसमें हमें जो रोग होता है, सबसे पहले एंसेफेलाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस होता है और डायरिया होता है। अब इस रोग का लक्षण क्या है, अगर किसी को एड्स हो जाए तो इस रोग का लक्षण क्या है, परसिस्टेंस कफ फॉर मोर देन 1 मंथ, 1 माह से अधिक समय के लिए लगातार अगर कफ हो, परसिस्टेंट फीवर फॉर मोर देन 1 मंथ, 1 माह से अधिक समय के लिए अगर बुखार आ रहा हो, क्रोनिक डायरिया हो, 1 महीना के लिए लगातार डायरिया हो रहा है, अगर वेट लॉस हो, बहुत ज्यादा वेट वजन में कमी आ जाए, सर में दर्द हो, मेनिंजाइटिस हो जाए, एंसेफेलाइटिस हो जाए, तो ये सभी रोग अगर हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमको क्या हो गया है, हमें एड्स हो गया। तो जब फुल ब्लोन एड्स हो जाता है तो यह वायरस हमारे ब्लड में भी आ जाता है, या हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी आ जाता है, या हमारे सीमेन में भी आ जाता है। तीनों में से अगर हम किसी का टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एड्स है या नहीं है। अब यह एड्स होता क्यों है, एक्चुअली यह कंटागियस डिजीज नहीं है, यानी छुआछूत वाला रोग नहीं है कि जिसको एड्स हुआ है उससे आप हाथ मिला लेंगे तो आपको भी एड्स हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। एड्स होने का मुख्य कारण है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर रोगी को एड्स है और अगर किसी को एड्स है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं आप अनप्रोटेक्टेड, तो उस केस में आप भी एड्स के रोगी हो जाइएगा। अगर रोगी व्यक्ति का आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, यानी उसका किडनी लेकर स्वस्थ व्यक्ति में देते हैं, तो वह भी रोगी हो जाएगा। अगर जिसको एड्स है उसका ब्लड लेकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, तो जिस व्यक्ति को उसका ब्लड आप दे रहे हैं वह भी एड्स का रोगी हो जाएगा। यानी या अगर कोई रोगी व्यक्ति जिस रेजर से शेविंग किया है, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उसी रेजर से फिर से शेव कर ले तो वह व्यक्ति भी रोगी हो जाएगा। अगर इन सभी को ध्यान में रखकर, यानी अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं तो उस केस में हम सबसे पहले उसका ब्लड चेक करवा लें कि कहीं वह एड्स का तो रोगी नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लें कहीं वह एड्स का रोगी तो नहीं है, या दूसरे का यूज किया हुआ रेजर को हम यूज नहीं करें तो हम एड्स से बच सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इसका कोई इलाज है, तो नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। इन्फेक्शन के समय से लेकर मैक्सिमम 3 इयर्स तक व्यक्ति जिंदा रहता है, उसके बाद जनरली उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कोई दवाई है, तो नहीं, इसका कोई दवाई नहीं है। इनफैक्ट हम जिडोबुडिन नामक दवाई इस रोगी को दे सकते हैं जो लाइफ को 6 महीने के लिए बढ़ा देता है, इससे ज्यादा नहीं, यानी 3 के जगह 3.5 साल या 4 साल आप मैक्सिमम जिंदा रह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को, यानी जिसको एड्स नामक रोग हो गया है, उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।